विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरवल स्केल। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट इंटरवल स्केल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन values on an interval scale is always evenly distributed। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इंटरवल स्केल में हमारी जो भी वैल्यूज होती है हम उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैलेंडर में आपकी फर्स्ट डेट आती है, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड सो ऑन। सो आप जैसे देखते हो फर्स्ट और सेकेंड डेट के बीच में आपका 24 आवर्स का गैप होता है, ऐसे ही सेकेंड और थर्ड के बीच में भी 24 आवर्स का गैप होता है, देन थर्ड और फोर्थ जो डेट होगी इसके बीच में भी 24 आवर्स का गैप होता है। सो आपका जो डिफरेंस हो रहा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस सेम ही है, हर डिफरेंस हर एक डेट्स के बीच में सेम डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। इंटरवल स्केल्स में हमारी जो भी वैल्यूज होती है उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है, इंटरवल डेटा सेट्स हैव नो ट्रू जीरो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इंटरवल स्केल्स में आपके जीरो वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, देन ऑप्शन सी, यूजिंग इंटरवल डेटा यू कैन कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज क्वांटिटेटिव डेटा में हम इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स का यूज करते हैं। सो इस इंटरवल स्केल मेजरमेंट में हम स्टैटिस्टिकल टूल्स के यूज से भी डेटा को मेजर कर सकते हैं। जैसे स्टैटिस्टिकल टूल है आपके पास मीन, मीडियन, मोड। सो ये कैलकुलेट करने के लिए हम इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बिकॉज यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी, सी तीनों भी करेक्ट हो जाएगा अबाउट इंटरवल स्केल। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। So students, I hope the concept of scales of measurements is clear to everyone. And first question, what are the conditions in which type 1 error occurs? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर कब होता है। अब जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, देन उस प्रॉब्लम पर बेस्ड रिसर्चर हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। अब हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो कि रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस होता है, और उसी अजम्पशन और उसी स्टेटमेंट को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं देखने के लिए वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अब समटाइम क्या होता है, रिसर्चर से कुछ हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में मिस्टेक हो जाती है, और उसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स। अब रिसर्च में दो टाइप्स के एरर होते हैं, एक होता है आपका टाइप 1 एरर एंड सेकेंड इज टाइप 2 एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर होता कब है। सो इस टेबल से हम देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। सो टाइप 1 एरर होता कब है? जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है। जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे, तब हमारी फर्स्ट टाइप 1 एरर होगी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइप 2 एरर कब होता है? जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और रिसर्चर फिर भी उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर कब होता है। सो टाइप 1 एरर जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और रिसर्चर फिर भी उसको रिजेक्ट कर लेते, तब होती है आपकी टाइप 1 एरर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू। So here option B is the right answer. Next question. Source of data collected and compiled by others is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन सोर्स होता है जिसमें हम किसी और रिसर्चर, किसी और ऑथर का इंफॉर्मेशन और यू कैन से कंटेंट यूज करते हैं अपनी रिसर्च में। सो रिमेंबर, डेटा कलेक्शन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी डेटा और सेकेंड होता है आपका सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में रिसर्चर खुद अपने डिफरेंट मेथड्स यूज करके खुद इंफॉर्मेशन डेवलप करते हैं बाय इंटरव्यूज के थ्रू, सर्वेस के थ्रू, क्वेश्चनर्स के थ्रू रिसर्चर खुद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर किसी और ऑथर्स का या फिर किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन अपने रिसर्च में यूज करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर खुद इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट नहीं करते, रिसर्चर यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में किसी और लोगों का, किसी और ऑथर का, किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करते हैं। सो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा।
दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैम्पलिंग की जो लिस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं। सो रिमेंबर, जब भी रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, सो रिसर्चर एक पॉपुलेशन लेते हैं और उस पॉपुलेशन के सब पार्ट पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं और जिसे हम कहते हैं सैंपल। ओके, सो सैंपल को सेलेक्ट करने के बाद सैम्पलिंग के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी। अब टारगेट पॉपुलेशन होता क्या है कि आप जिन पॉपुलेशन पर रिसर्च परफॉर्म करोगे वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। अब टारगेट पॉपुलेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, अब जैसे आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन है, सो आप ये डिसाइड करोगे कि किन किन लोगों से मुझे डेटा मिल सकता है। सो आप क्या करते हो, सैम्पलिंग फ्रेम में उन लोगों की एक लिस्ट बना लेते हो। सो इसी लिस्ट को आप कहते हो सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम के बाद आप टेक्निक्स यूज करते हो कि किस टेक्निक से आप और किस मेथड से आप सैंपल को सिलेक्ट करोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आप सैंपल्स को रैंडमली सिलेक्ट करोगे या फिर अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करोगे, आप ये चूज करते हो एंड नेक्स्ट आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो। सो इस स्टेप में आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो। सो लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, लिस्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, आप टारगेट पॉपुलेशन में से उन लोगों के लिस्ट बनाते हो कि जिससे मुझे ऐसा लगता है मुझे इन लोगों से डेटा मिल सकता है, सो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सैम्पलिंग फ्रेम। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गिवन है पॉपुलेशन फ्रेम। पॉपुलेशन फ्रेम ऐसा कोई टर्म नहीं होता है रिसर्च में, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। सो ये आपका एक लिस्ट नहीं होता है बल्कि ये आपकी एक मेथड होता है जिससे आप सैंपल्स को पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सैम्पलिंग फ्रेम। नेक्स्ट, द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज क्या होता है। तो रिसर्च रिपोर्ट जिसे हम थीसिस भी बोलते हैं, सो थीसिस का फर्स्ट पेज होता है टाइटल पेज। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन टाइटल पेज के बाद आता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स जैसे आपने आपकी बुक्स में देखा होगा कि कंटेंट लिखा होता है और कौन सा कंटेंट और कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है आपको ये प्रॉपर मेंशन होता है। ऐसे ही थीसिस में और रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर इंडेक्स लिखते हैं। सो इंडेक्स आपके टाइटल पेज के बाद आता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी गिवन है अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये आपके रिसर्च रिपोर्ट के और थीसिस के ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आते हैं। अपेंडिक्स में रिसर्चर क्या करते हैं, उनका जो प्रॉपर टॉपिक होता है उस टॉपिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आगे रिसर्च परफॉर्म करे। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। अपेंडिक्स आपके रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज नहीं होता है। देन बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं एक सेट ऑफ, और यू कैन से बिब्लियोग्राफी एक रेफरेंस होता है, लिस्ट ऑफ रेफरेंस। सो रेफरेंस क्या होता है, जिसमें रिसर्चर कोई और रिसर्चर का इंफॉर्मेशन और कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करता है। सो रिसर्चर उनका प्रॉपर नेम मेंशन करता है, सो उसे हम कहते हैं रेफरेंस। और एक लिस्ट ऑफ रेफरेंस और सेट ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। दैट्स व्हाई यहाँ पर बिब्लियोग्राफी भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज बिब्लियोग्राफी भी आपके रिसर्च रिपोर्ट और थीसिस का फर्स्ट पेज नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी टाइटल पेज। टाइटल पेज आपके रिसर्च रिपोर्ट का थीसिस का फर्स्ट पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इंफॉर्मेशन होती क्या है। अब रिसर्चर अपने रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो रिसर्चर जब डेटा को कलेक्ट करते हैं, सो रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब रिस्पोंडेंट्स होते क्या है, तो रिस्पोंडेंट वो होते हैं जिनके थ्रू रिसर्चर क्वेश्चन सर्विस को फिल कराते हैं और उनके थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, सो रिस्पोंडेंट्स के थ्रू रिसर्चर को डेटा मिलता है। सो वो डेटा जो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के थ्रू मिलता है उसे हम कहते हैं रॉ डेटा। अब
कभी कभार रिस्पोंडेंट से भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, वो कुछ और इंफॉर्मेशन भर देते हैं, कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन भर देते हैं। सो वो जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है, सो उस रॉन्ग इंफॉर्मेशन को रिसर्चर करेक्ट करते हैं, या फिर वो जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है उसको क्लीन करते हैं, और वो आपका जो डेटा मिलता है उससे करेक्ट करने के बाद रिसर्चर को जो डेटा मिलेगा ये हो जाएगा रिसर्चर का प्रोसेस डेटा, और इसी प्रोसेस डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोसेस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रिवेंट अ रिसर्चर फ्रॉम ब्लाइंड सर्च एंड इंटेलेक्चुअल वंडरिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा टूल है जो रिसर्चर को प्रिवेंट करता है, ब्लाइंड रिसर्च मीन्स कहीं से भी अपने रिसर्च में डेटा को कलेक्ट कर रहे बिना सोचे समझे, इंटेलेक्चुअल वंडरिंग बिना सोचे समझे कहीं से भी अपने रिसर्च में डेटा को कलेक्ट कर रहे। सो ये इस चीज से बचने के लिए रिसर्चर के लिए कौन सा एक ऐसा टूल है जो रिसर्चर को इस चीज से प्रिवेंट करता है। सो वो टूल होता है आपका रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। सो ये क्या होता है, रिसर्च डिजाइन में आप और रिसर्चर पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि रिसर्च में किस टाइप से मैं डेटा को कलेक्ट करूँगा, कौन से सैम्पलिंग परफॉर्म करके मैं रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करूँगा, कौन से टूल यूज करूँगा, किस चीज के थ्रू मैं क्या परफॉर्म करूँगा, क्या मैं इंटरव्यू सर्विस किसके थ्रू अपने डेटा को कलेक्ट करूँगा। ये सारी प्लानिंग रिसर्चर रिसर्च डिजाइन इस स्टेप में कर लेते हैं। सो रिसर्चर जब प्लान कर लेते हैं, जब कोई भी चीज प्लान होती है तो आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हो, आप कहीं और जिगजैग मैनर में नहीं चलते हो। सो रिमेम्बर, रिसर्च डिजाइन एक ऐसा टूल होता है जो रिसर्चर को प्रिवेंट करता है कई और जगह से रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करने का, या फिर किसी भी कई सुनी बातों से रिसर्च करने से। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रिसर्च डिजाइन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एच इंडेक्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट एच इंडेक्स। तो व्हाट इज एच इंडेक्स, एच इंडेक्स होता क्या है। तो एच इंडेक्स किसी भी रिसर्चर या फिर किसी भी ऑथर के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी रिसर्चर का एच इंडेक्स अगर ज्यादा है, मतलब उस रिसर्चर का वर्क बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ओके, मीन्स उस रिसर्चर का वर्क बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, ऑथर लेवल मैट्रिक। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन ए यही बता रहा है कि एच इंडेक्स किसी भी रिसर्चर के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, मेजर्स इम्पैक्ट ऑफ स्कॉलर्स आउटपुट। अगेन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एच इंडेक्स यही बताता है कि अगर किसी रिसर्चर का एच इंडेक्स बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स उस रिसर्चर का वर्क भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ओके, देन ऑप्शन सी, मेजर्स क्वांटिटी विद क्वालिटी ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ ऑथर्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एच इंडेक्स ये भी मेजर करता है कि किसी भी रिसर्चर के पब्लिकेशन की क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी एच इंडेक्स मेजर करता है। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज। इस क्वेश्चन में हमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है ये फाइंड आउट करना है। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये एक टाइप का नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है ये फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। ओके, सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड में रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ये ग्रेज जो पर्सन है दिस इज रिसर्चर। अब रिसर्चर ने क्या किया, रिसर्चर अगर मान लो रिसर्चर मुंबई में है, सो रिसर्चर ने अपने ही आसपास के लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ओके, और बाकी जो दूसरे सिटीज के लोग थे इनको यहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं किया रिसर्चर ने। सो रिसर्चर ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, रिसर्चर को जो इजी पड़ रहा था उसी के बेसिस पर कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन में से, और यही उनके सैंपल्स बन गए। ओके, अब हम और अच्छी तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर हो और आपके एरिया में, आप आपके एरिया में हो और आपके एरिया में 2-3 शॉप्स है। ओके, सब कुछ नजदीक है और कुछ दूर है।
तो अगर आप कोई शॉप से कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, जो आपके नजदीक शॉप है आप उसी में जाओगे, आप दूर जाओगे क्या, नहीं। मीन्स आपको जो कन्वीनियंस लग रहा था, आपको जो इजी पड़ रहा था, आप नजदीक की शॉप में जाके जल्दी से सामान लेके आ जा सकते हो, ओके। बट दूर की शॉप में अगर आप जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए रिसर्चर भी यहाँ पर क्या किया, रिसर्चर ने अपने ही सिटी में जितने लोग थे उन्हीं को सेलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन में से और उनको अपना सैंपल बना लिया। सो यस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, जहां पर रिसर्चर सैंपल्स को अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो यस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है दिस इज द टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। सो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपोथेसिस। सो इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस के कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये एग्जाम्पल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है या नहीं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हाइपोथेसिस होता क्या है ये देख लिया था, अब हम हाइपोथेसिस के एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, इफ आई ऐड फर्टिलाइजर टू माई गार्डन देन माई प्लांट्स विल ग्रो फास्टर। सो यहाँ पे रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आप देखते हो कि कोई सेंटेंस और कोई स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट हो रहा है, इफ मीन्स अगर मैं अपने गार्डन में फर्टिलाइजर ऐड करूंगी हो सकता है कि मेरे जो प्लांट्स है प्लांट्स फास्ट ग्रो करे, ओके। तो ये एक हाइपोथेसिस हो गया है, अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो सकता है। तो ये एक हाइपोथेसिस हो गई, ये रिसर्चर की एक अजम्पशन है और ये रिसर्चर का कुछ गेसेस है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है, इफ आई ब्रश माई टीथ एवरी डे देन आई विल नॉट डेवलप कैविटीज। मीन्स अगर, इफ मीन्स फिर से इफ आ रहा है, मीन्स अगर मैं डेली अपने टीथ को ब्रश करती हूँ तो कैविटीज नहीं डेवलप होगी। सो ये रिसर्चर के अगेन एक अजम्पशन है, गेसेस है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एक टेम्पररी स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में भी आपको हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल गिवन है। देन ऑप्शन सी, इफ आई टेक माई विटामिन्स एवरी डे देन आई विल नॉट फील टायर्ड। सो यहाँ पर अगेन आपको ऑप्शन सी में भी जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ये भी इफ से ही स्टार्ट हो रहा है। मीन्स अगर मैं विटामिन्स लेती हूँ एवरी डे देन मैं टायर्ड फील नहीं करूंगी, ओके। सो अगर से स्टेटमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है मीन्स ये एक हाइपोथेसिस है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव, बिकॉज all these are the example of hypothesis, okay. Next question, which of the following is an example of applied research। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल गिवन है, ओके। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, सर्चिंग हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन। सो दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका एक जर्नल स्टेटमेंट है। जर्नल स्टेटमेंट हम फंडामेंटल रिसर्च में स्टडी करते हैं। सो ये आपका फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल होगा या अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मैथमेटिकल थ्योरी। सो अगेन जैसा हमने देखा था फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आपके लिए 3 वर्ड बहुत की वर्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरीज को डेवलप करता है। अब यहाँ पर कौन सी थियरी है, मैथमेटिकल थियरी है। सो फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरी डेवलप करता है ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके और वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सके। सो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको जो एग्जाम्पल गिवन है ये आपका फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल होगा, अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, ट्रीटमेंट ऑफ क्योर ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीज। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च में हम कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम और यू कैन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आपको अप्लाइड रिसर्च से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल और कोई डेफिनेशन हो तो उसमें आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, एक होता है स्पेसिफिक और दूसरा होता है प्रैक्टिकल
प्रॉब्लम। अगर आपके डेफिनेशन में या फिर आपके ऑप्शंस में प्रैक्टिकल वर्ड और या फिर स्पेसिफिक वर्ड गिवन होगा, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम और यू कैन से कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर हमें एक डिसीज को, और ये जो कि एक स्पेसिफिक डिसीज है, उसका ट्रीटमेंट रिसर्चर फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या गिवन है हमें। A company wants to see how effective its vaccine is against COVID. The company decided to conduct several trials. Which of the following conclusion from the test is a type 2 error if the null is false? So friends, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कंपनी है और कंपनी को फाइंड आउट करना है एक वैक्सीन की इफेक्टिवनेस अगेंस्ट कोविड। ओके, यहाँ पर कंपनी ने बहुत सारे टेस्ट किए और हमें कुछ कंक्लूजन्स दिए, जैसे आप देख रहे हो ऑप्शन ए, बी और सी में कंक्लूजन्स है, और हमें फाइंड आउट करना है इन ऑप्शंस में से टाइप 2 एरर कौन सा होगा। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स है, फर्स्ट इज वैक्सीन एंड द नेक्स्ट वन इज कोविड। ओके, सो यहाँ पर हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी? नल हाइपोथेसिस बोलेगी वैक्सीन और कोविड ये दोनों भी वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है हमारी। सो उस केस में हमारा टाइप 2 एरर क्या होगा? सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगेन हम टेबल में देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस हमारी फॉल्स है, और हमने उस नल हाइपोथेसिस को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा जो ये एरर होगा ये टाइप 2 एरर होगा। ओके, मींस यहाँ पर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पर टाइप 2 एरर होगा यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन इज द राइट आंसर बिकॉज वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड। ओके, so here option is the right answer. Then option B, vaccine is effective against COVID. So यहाँ पर हमारा नल हाइपोथेसिस क्या बता रहा था कि वैक्सीन और कोविड में कोई रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पर ऑप्शन बी में हमें गिवन है कि नहीं, वैक्सीन और कोविड में वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव है, इफेक्टिव वैक्सीन है अगेंस्ट कोविड। सो यस, जब भी हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और हम उसको रिजेक्ट कर लेते हैं तो हमारा जो डिसीजन होता है दिस इज द करेक्ट डिसीजन। That's why here option B is incorrect. Then option C, data insufficient. So here option C is again incorrect because data तो sufficient है हमारे पास. That's why here option C is incorrect. So here correct option is option A. Vaccine is not effective against COVID. Okay. Next question. In experimental research, dash variables are used to explain relationships between the independent variable and dependent variable. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सा ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन हमें एक्सप्लेन करता है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एक एग्जांपल है कि स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। तो यहाँ पर स्मोकिंग हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं। स्मोकिंग का अफेक्ट देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पर, स्मोकिंग का हम अफेक्ट देखते हैं लंग्स पर क्या हो रहा है, इसलिए लंग कैंसर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इस केस में क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है जो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन एक्सप्लेन करता है, जिसे हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल इस केस में होगा आपका टिश्यू डैमेज, बिकॉज स्मोकिंग करने से क्या होता है आपका टिश्यू डैमेज हो रहा है, इसीलिए तो आपको लंग कैंसर हो रहा है। जब आप स्मोकिंग करते हो तो आपका टिश्यू डैमेज होता है, इसलिए आपको लंग कैंसर होता है। इसलिए यहाँ पर टिश्यू डैमेज आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल हो जाएगा। सो इंटरवेनिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। देन एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट नहीं होते हैं, फिर भी डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपका एज हो सकता है। ओके, देन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। हियर ऑप्शन ए आपको गिवन है कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं रिसर्चर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे हम करते हैं कंट्रोल वेरिएबल। सो यहाँ पर एज जो कि हमारा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल, रिसर्चर इसको कंट्रोल करेगा।
थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, उसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताए उसे हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरवेनिंग वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट, two-tailed hypothesis has rejection region on both sides. Second statement, one-tailed hypothesis has rejection on only one side. Which of the following statements are true? So students, इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि टू-टेल्ड हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है। सो यस, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो हम टेबल को रिफर करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर टू टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्ट में रिसर्चर दोनों भी साइड टेस्ट करते हैं ग्राफ के, ओके, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। सो यहाँ पर टू टेल्ड हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है, ओके, दैट्स व्हाई हियर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, वन टेल्ड हाइपोथेसिस जो होता है वहां पर रिजेक्शन रीजन सिर्फ एक ही साइड पर होता है। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, जहां पर हमें जैसे पता है वन टेल हाइपोथेसिस के दो टाइप होते हैं, लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस और राइट टेल हाइपोथेसिस। ओके, सो यहाँ पर आप टेबल में देखना है आपको लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ लेफ्ट साइड पर टेस्ट करते हो, और राइट टेल हाइपोथेसिस जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ राइट साइड पर टेस्ट करते हो। सो यस, वन टेल्ड हाइपोथेसिस में रिजेक्शन रीजन जो होता है सिर्फ एक ही साइड होता है। दैट्स व्हाई हियर स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा सेट 30, 36, 26, 36। इस क्वेश्चन में हमें एक डेटा गिवन है और इस डेटा में हमें मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मीन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो मीन का फॉर्मूला होता है सबमिशन xi अपॉन n। सो सबमिशन मीन्स हमें जो भी डेटा गिवन है, जो भी वैल्यूज गिवन है उनको हमें ऐड करना है। तो हमें जो डेटा गिवन है हम इसको ऐड करेंगे 30, 36, 26 एंड 36, और जितने नंबर गिवन है टोटल 1, 2, 3, 4 उससे हमें डिवाइड करना होता है। सो आपको यहाँ पर एडिशन करना है, टोटल सारे नंबर्स को एडिशन कर लो, देन आपका आंसर आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 4। 128 डिवाइडेड बाय 4 आपका आंसर हो जाएगा 32। तो यहाँ पर आपका जो इस डेटे का मीन जो होगा वो होगा 32। दैट्स व्हाई यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 32। नेक्स्ट, dash is a list of books and other references that an author has used in preparing a research paper. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब रिसर्चर एक आर्टिकल लिखता है तो उसकी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को क्या कहते हैं। तो उसकी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जैसे मान लो कोई रिसर्चर है और उस रिसर्चर ने अपने आर्टिकल में कोई एक ही किसी रिसर्चर की इंफॉर्मेशन यूज की है, तो यहाँ पर वो उस रिसर्चर का नेम प्रॉपर लिखेगा या फिर उस रिसर्चर को साइट करेगा। अब मान लो उसी रिसर्चर ने एक से ज्यादा अपने आर्टिकल में किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन ली है, मीन्स यहाँ पर एक से ज्यादा रेफरेंसेस हो जाएंगे। सो एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी और लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, समरी। समरी क्या होता है, आर्टिकल को शॉर्ट में डिस्क्राइब करने को हम समरी कहते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है कि रिसर्चर का जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक पर रिसर्चर अपने आर्टिकल में उस टॉपिक पर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कोई फॉर्मूला दे दिया, कोई इक्वेशन दे दिया ताकि दूसरे रिसर्चर उस टॉपिक पर आगे रिसर्च कर सके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अपेंडिक्स में कोई लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस नहीं होते। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली स्क्यूड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव स्क्यूड होगा तो उस केस में मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि नेगेटिव स्क्यू क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा मीन्स आपके जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो इमेज होगी आपकी मिरर इमेज दिखेंगे आपको। अगर आप आपके डिस्ट्रीब्यूशन को बीच से कट कर रहे हो दैट मीन्स आपका लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होगा, इसे हम कहते हैं
सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और इस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। देन पॉजिटिव स्क्यू क्या होता है? पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। जैसे आप देख रहे हो इस डायग्राम में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ये लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादातर झुका हुआ है। सो इस केस में आपका सबसे छोटी वैल्यू होती है मोड, देन मीडियन एंड लास्ट इज मीन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है इस केस में। देन नेगेटिव स्क्यू क्या होता है? नेगेटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये राइट साइड की तरफ टिल्टेड होता है, मीन्स राइट साइड की तरफ झुका हुआ होता है। तो इस केस में आपकी सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो होती है मीन, फिर से ज्यादा मीडियन और सबसे हाईएस्ट होगी आपकी मोड। सो नेगेटिव स्क्यूड में आपकी मीन सबसे छोटा होता है, देन मीडियन एंड लास्ट इज मोड। सो ये कंडीशन होगी आपके नेगेटिव स्क्यूड में। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन, मीडियन एंड लास्ट आएगा आपका मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the variance of a set data is 196, then the standard deviation of the data is। इस क्वेश्चन में हमें वेरिएंस की वैल्यू गिवन है और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। सो अब हमें सब पहले पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो मीन वैल्यू होती है, तो मीन से आपका जो डेटा है वो कितना स्प्रेड हुआ है, मीन से कितना दूर है, और अपना आपका डेटा कितना स्प्रेड है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है। अगर आपके जो डेटा है वो मीन से नजदीक है, मीन्स आपका डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपका जो डेटा है वो ज्यादा स्प्रेड है, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ज्यादा है, तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा कि वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो अब वेरिएंस की वैल्यू हमें गिवन है 196। हमें पता है 196 14 का स्क्वायर होता है। सो स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ जाएगी 14। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 14। स्टैंडर्ड डिविएशन आपका हो जाएगा 14। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट रिसर्च। ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, एनी पर्सन कैन डू रिसर्च। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कोई भी रिसर्च परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी रिसर्च को परफॉर्म कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, टीचर अपनी क्लास में बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट समझा रही है और बच्चे उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे, सो टीचर क्या कर लेगी? अपना टीचिंग मेथड चेंज कर लेगी। ओके, टीचिंग मेथड टीचर चेंज कर लेगी जिससे बच्चे उस कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो टीचर ने यहाँ पर क्या किया? टीचर ने रिसर्च परफॉर्म किया। ओके, सो ये भी एक टाइप का रिसर्च हो गया। सो एनी पर्सन कैन डू रिसर्च, दिस इज करेक्ट अबाउट रिसर्च। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है, रिसर्च में बी विदाउट हाइपोथेसिस। सो इस स्टेटमेंट में आपके लिए एक न्यू वर्ड है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है, और इसी अजम्पशन और इसी गेसेस को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ड्रग है और रिसर्चर को ये देखना है कि ये पर्टिकुलर ड्रग इस पर्टिकुलर डिसीज को क्योर कर रहा है या नहीं। तो रिसर्चर का अजम्पशन क्या होगा इस केस में कि हो सकता है शायद ये ड्रग इस डिसीज को क्योर करे। सो रिसर्चर का एक अजम्पशन है, रिसर्चर का मानना है, बस इसी मानने को, इसी अजम्पशंस को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं और उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब कोई रिसर्च ऐसी होती है जिसमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है उसमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। अब इस क्वेश्चन के लिए हम बस इतना देखेंगे कि ऐसे रिसर्च जो होती है विदाउट हाइपोथेसिस भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे देखना है, मुझे स्टडी करना है बटरफ्लाइज के बारे में कि बटरफ्लाइज के आईज कैसे होते हैं, उनके कलर्स कैसे होते हैं, उनके विंग्स कैसे होते हैं, उनके मूवमेंट कैसे होते हैं। सो बस मैं क्या कर रही हूँ, मेरा नॉलेज एक्सपांड कर रही हूँ और मैं कोई एरिया को एक्सप्लोर कर रही हूँ। सो यहाँ पर मुझे हाइपोथेसिस की तो कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रही हूँ। सो इस केस में क्या होता है, रिसर्च में कभी कभार हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा।
देन ऑप्शन सी आपको गिवन है रिसर्च इज नॉट ऑलवेज सिस्टमैटिक, मीन्स रिसर्च ऑलवेज सिस्टमैटिक नहीं होती है, इसका मतलब है। बट हमने देखा था रिसर्च मस्ट ऑलवेज बी सिस्टमैटिक, रिसर्च सिस्टमैटिक होनी ही चाहिए। अगर आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक नहीं होती है तो आपकी रिसर्च इनवैलिड हो जाएगी। सिस्टमैटिक मीन्स व्हाट, आपको प्रॉपर स्टेप्स स्ट्रक्चर परफॉर्म करना होता है, और आपको रैंडमली कोई भी स्टेप्स आप रिसर्च में परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, दिस इज नॉट करेक्ट अबाउट रिसर्च। और हमें क्वेश्चन में भी यही फाइंड करना है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट रिसर्च, दैट्स वाई आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेरिएंस ऑफ दिस सेट 10, 12, 15 एंड 11। इस क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है और हमें वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें पता होना चाहिए कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। सो वेरिएंस इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ xi माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन n। सो यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको सारे टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। सो म्यू जो होता है आपका ये होता है मीन, xi आपका होता है डेटा पॉइंट, एंड n होता है आपका नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। अब ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है इसमें मीन आपको गिवन है, सो हम पहले मीन कैलकुलेट करेंगे। सो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना होता है, तो स्टेप 1 में हम मीन कैलकुलेट करेंगे। सो आप स्टेप्स के थ्रू जाइएगा, सो आपको कैसे कैलकुलेट करना है वेरिएंस ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टेप 1 में हम मीन कैलकुलेट करेंगे। सो मीन को हम म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो म्यू इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ xi अपॉन n। सो यहाँ पर जो डेटा में सारे पॉइंट्स गिवन है, डेटा पॉइंट्स, इसको आपको ऐड करना है 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 11 डिवाइडेड बाय n। नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं 1, 2, 3 एंड 4। सो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 करना है आपको, ये हो जाएगा आपका 48 अपॉन 4। सो ये आपका हो जाएगा 12। देन स्टेप 2 में अब हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, स्टेप 2 में हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपका जो वेरिएंस का फॉर्मूला है आपको यही यूज करना है। सो यहाँ पर आपको देख रहे हो सबमिशन साइन, सबमिशन साइन कब यूज करते हैं, जब हम टर्म्स को ऐड करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर हमको एडिशन करना है। सो इसी टर्म को यूज करते हुए आपको ये सारे टर्म्स को ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिए x1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x2 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x3 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x4 माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सो यहाँ पर आपका x1 क्या है 10 माइनस मीन की वैल्यू क्या है म्यू मीन्स यहाँ पर मीन होता है, और मीन की वैल्यू आपकी है 12। सो यहाँ पर आपको 12 पुट करना है ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है आपका 12। सो 12 और मीन की भी वैल्यू आपकी 12 है, सो माइनस 12 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x3 क्या है 15, 15 माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस x4 क्या है 11, 11 माइनस 12 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्या है आपका नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं टोटल 4। सो n की जगह पर आपको 4 पुट करना है। देन 10 माइनस 12 आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देन 11 माइनस 12 इज माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है इसलिए हम 0 को नहीं लिखेंगे। 3 का स्क्वायर आपका होता है 9 माइनस 1 का, और माइनस में जब भी आपको कोई भी माइनस का स्क्वायर ले तो आप सो उसका हो जाता है प्लस आपका। सो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पर हो जाएगा 14 अपॉन 4। 14 अपॉन 4 को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका वेरिएंस हो जाता है इस केस में 3.5। तो आपका वेरिएंस हो जाएगा 3.5। अगर इसी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करना होता तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करते हैं आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 आप डालते हो वैल्यू, एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन में हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना था और वेरिएंस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.5। सो बस आपको ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन में बस आपको वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है। देन स्टेप 1 में मीन कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करने के बाद इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हर एक टर्म को ऐड करना है, एंड देन आपको बस
वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट करना है। बस आपको फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से याद करना है और स्टेप्स याद रखने हैं। फॉर दिस क्वेश्चन वेरिएंस इज 3.5. So here option C is the right answer. So I hope students the standard deviation, mean, median and mode, the concept of everything is clear to everyone. And आज के लिए बस इतना ही, and thank you for watching this video.